शुरुआत करते हैं। क्यूआरएम का हेडिंग क्या है? और ऊर्जा संरक्षण। अब यहाँ से काफी सारे जरूरी तथ्य जानकारी मिलेगी जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सबसे पहला सबसे सिंपल यही दिया गया है कि ऊर्जा का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है ऊर्जा। हाँ, वो मनुष्य के लिए कार्य करने के लिए ऊर्जा जरूरी है, लेकिन हम एनर्जी का भी थोड़ा सा जो है ब्रॉडर लेवल पर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एनर्जी जरूरी है। और ये तर्क भी दिया जाता है कि जहां पर ऊर्जा की खपत जितनी अधिक है वो राष्ट्र उतना ही या वो लोग आर्थिक तौर पर उतना ही समर्थ है। तो ये कोरिलेशन भी देखा गया है कि कितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो तो देखा गया है कि उतना ही डेवलपमेंटल स्टेटस भी अच्छा होता है। सिंपल यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। चलिए अब भारत को देखते हैं हम कि भारत की क्या स्थिति है। आज काफ़ी बार आ चुका कि हमारी आबादी कितनी है, ठीक है, लेकिन इतनी आबादी होने के बावजूद भी विश्व की जो प्राथमिक ऊर्जा है उसका केवल 6% ही हम यूज करते हैं। मतलब अनुपातिक तो कब होता कि 18% पॉपुलेशन है तो अराउंड इतना ही हम यूज करते, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, मतलब जो एवरेज होना चाहिए था हमारा उससे 1/3। अच्छा, ये प्राथमिक ऊर्जा क्या है, थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा तभी मैं बताती हूँ, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का लगभग 1/3 है, ठीक है। और सर्वे हमारा क्या कहता है कि अगर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2.5 टाइम्स बढ़ जाए तो इससे हमारी जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी, $5000। बट ऐसा फैक्ट कहीं पूछा नहीं जाने वाला, सिंपल ये पता होना चाहिए कि अगर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़ती है तो उससे जो है जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है या नकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि देखिए प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा खपत, एक चार्ट बनाया गया, कंट्रीज हैं ये जो पिंक लाइन से है ये क्या है, इंडिया, और हम सबसे नीचे हैं। यहाँ जो कंट्रीज दी गई हैं उनमें कौन कौन है, यहाँ पर मैक्सिको है, ब्राजील है, टर्की है, मलेशिया है और चाइना है। ऊर्जा का वर्गीकरण 2 आधारों पर हम करते हैं, एक तो प्राथमिक ऊर्जा, दूसरा क्या है, द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा, और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। तो सबसे पहले कोई बताएगा कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में क्या अंतर है। जो सीधा प्राकृतिक तौर पर स्रोत पाए जाते हैं, अगर डायरेक्ट ऊर्जा के लिए हम उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि
कोयला मिला, तेल मिला, प्राकृतिक गैस मिली, बायोमास मिला, ठीक है। अब जब द्वितीयक स्रोत आप समझेंगे तो आप अंतर समझ पाएंगे। द्वितीय स्रोत में हम क्या करते हैं कि जो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत थे, ठीक है, स्रोत मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों में द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम जो प्राथमिक स्रोत थे, अगर इनका इस्तेमाल करके, कोयले का इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं, विद्युत का निर्माण कर रहे हैं, और आगे फिर विद्युत यूज होगी। तो अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं जो स्रोत हैं, तो हम क्या कहते हैं, प्राथमिक स्रोत, और उनको हम विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर फर्दर यूज करेंगे तो वो क्या हो गए, द्वितीयक स्रोत, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के आधार पर। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त हुई हो जो अंत ना होने वाले हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन जो कि समाप्त हो जाएंगे, जैसे क्या क्या आ गया इसमें, कोयला आ गया, तेल आ गया, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है परंपरागत स्रोत ऊर्जा के और अपरंपरागत, इनमें क्या अंतर है? अच्छा, क्या क्लियर नवीकरण और गैर नवीकरण का क्लासिफिकेशन ही परंपरागत और गैर परंपरागत का क्लासिफिकेशन है? हाँ बिल्कुल। जैसे परंपरागत का सिंपल सा मतलब है जिसको हम यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे हमारे लार्ज हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हम विद्युत काफी लंबे समय से प्राप्त करते आ रहे हैं, तो वो परंपरागत स्रोतों में आते हैं। लेकिन परंपरागत में आने के बाद भी वो किस में आते हैं, नवीकरणीय में। और सामान्य समझ क्या कहती है कि परंपरागत लगभग लगभग किसके इक्वल है, गैर नवीकरणीय के, है ना। लेकिन परंपरागत में एक ऐसा है जो किसके तहत भी आता है, नवीकरणीय के तहत भी। तो मोटा मोटा तो आप देखोगे कि रिलेशन तो यही है कि सामान्यतः परंपरागत किस तरह के हैं, जो गैर नवीकरणीय, और गैर परंपरागत क्या है, जो नवीकरणीय, क्योंकि बाद में हमने उनका यूज करना शुरू किया ना, पहले से करते नहीं आ रहे। हम पहले कहाँ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन पर इतना बल देते थे, तो ये क्या हो गए, गैर परंपरागत, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कल जो हम बात कर रहे थे INDC, उसमें हमारे टारगेट्स क्या अपडेट हुए हैं, किसी ने देखा? अब 42 नहीं, आई थिंक 45 कर दिया गया है। तो जो हमारा पहला टारगेट था, क्या था पहला जो फैक्चुअल टारगेट था, क्या था, 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से, क्या बताया था इनिशियली हमने, क्या टारगेट रखा था, 33 से 35% तक कम करना। अब उसको अपडेट करके 45% कर दिया गया है, ठीक है। और 2030 तक एनर्जी बास्केट में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी, पहले टारगेट था 40%, अब उसको अपडेट करके 50% कर दिया गया है। अब आगे जो ये पूरा QRM है, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन सबको डिस्कस किया गया है कि सौर ऊर्जा, उसको लेकर क्या स्थिति है, कौन सी स्कीम है, पवन ऊर्जा, और इसी तरह कंटिन्यूएशन में। तो चलिए एक एक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम दो तरीके का यूज करते हैं, ट्रेडिशनल जो है चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक है सौर तापीय प्रणाली और दूसरा है फोटोवोल्टिक सेल्स का हम यूज करते हैं। अच्छा, ये जो पहला मेथड है, सौर तापीय प्रणालियां या सेकेंडरी सौर ऊर्जा प्रणालियां, इनमें हम क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को दर्पण या लेंस इत्यादि के माध्यम से कंसंट्रेटेड किया जाता है, और इन सेकेंद्रित किरणों से जल को फिर भाप में परिवर्तित किया जाता है, और फिर उसके बाद भाप का इस्तेमाल करते हुए विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइंस को घुमाया जाता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो तापीय क्षमता है संकेंद्रित ढंग से या कंसंट्रेटेड वे से उसका इस्तेमाल करके फाइनली जल को भाप में बदल रहे हैं, और उसके माध्यम से टरबाइंस घुमा रहे हैं और उससे विद्युत उत्पादन हो रहा है। अच्छा, सोलर फोटोवोल्टिक तरीका क्या है कि इसमें सेल्स का यूज किया जाता है, और ये सेल्स आप देखोगे सीधे ही सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो आजकल जो हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो कौन सा है, सोलर फोटोवोल्टिक तरीका। अब इसमें भी ये संयंत्र आप देखोगे कि हम भूमि पर भी स्थापित कर सकते हैं,
और ये जो संयंत्र हैं ये तैरते हुए भी हो सकते हैं, यानी जल पर भी। इवन रूफटॉप सोलर प्लांट्स भी हम लगा रहे हैं जो कि छत पर लग रहे हैं। तो सारे तरीके से हम देखते हैं कि अब हम सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट्स को लगा रहे हैं। ये देखिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो विनिर्माण नीति सौर विनिर्माण को रणनीतिक महत्व के उद्योगों के तौर पर शामिल करती है, ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके बाद हम राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 लेकर आए। उद्देश्य क्या था, ठीक है, 100 गीगावाट। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अलायंस कब अस्तित्व में आती है, COP21 2015, और भारत और फ्रांस दोनों की कोशिश से ये प्रारंभ होती है। लक्ष्य क्या था कि 1000 गीगावाट सौर उत्पादन क्षमता स्थापित करनी है, तो उसके लिए 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। मेजर इसका उद्देश्य ये था। एक चीज जो यहाँ पर एड ऑन है, वो एड ऑन क्या है, जब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस आती थी तो मेंबरशिप कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड थी, जो कर्क और मकर रेखा के बीच जो रास्ते हैं उन तक। बाद में भारत ने प्रस्ताव रखा और इसकी जो सदस्यता है UN के सभी देशों के लिए खोल दी गई, ठीक है। तो यही इसका मुख्यालय कहाँ है, बहुत फेमस है, गुरुग्राम, हरियाणा। 5 प्रमुख कार्यक्रम हैं कि कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोगों में वृद्धि करना, वृद्ध स्तर पर किफायती वित्त उपलब्ध करवाना, छोटे सौर ग्रिड की संख्या में वृद्धि, सौर रूफटॉप की संख्या में वृद्धि, और सौर ऊर्जा की ई गतिशीलता और भंडारण क्षमता में वृद्धि। तो ये सारी चीज की मोटा मोटा भंडारण क्षमता, रूफटॉप, छोटे ग्रिड जो हैं, ठीक है, किफायती वित्त उपलब्ध करवाना, और कृषि में भी जो है सोलर एनर्जी इस्तेमाल को हम बढ़ाएं। तो मोटा मोटा ये 5 इसके उद्देश्य रहे। यस, ई मोबिलिटी मिशन भी है ना हमारा, ठीक है। अब इसके तहत कुछ और भी चीजें शुरू की गई हैं, बस वो और देख लीजिए। क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, और साथ ही ISA सदस्य देशों में असाधारण कार्य करने वाले सौर वैज्ञानिकों को पुरस्कारित करने के लिए ISA सौर पुरस्कार, जिसे कल्पना चावला सौर पुरस्कार कहा जाता है, वो भी शुरू किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पहले भी था, अब भी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो कब अस्तित्व में आता है, क्या व्यवस्था है, क्या इसके क्या सेंटर हैं, क्या मेजर उद्देश्य रहे, कौन मेंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये 6-7 तरह के तथ्य, इनको अंडरलाइन कर लेना। कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए, ऑलरेडी ये आप पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि सोलर अलायंस पहले से ही चर्चा में है। हाँ, वन सन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वन सन वन वर्ल्ड। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, पवन के माध्यम से टरबाइन्स घूमती है, तो जो गतिज ऊर्जा है वो यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। अच्छा, पवन ऊर्जा के मामले में हम वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर हैं, 4th पोजीशन हमारी है। अच्छा, क्या हमारे यहाँ सारे कहीं पवन ऊर्जा दोहन क्षमता है, मुख्यतः जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहां पर, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक मध्य प्रदेश में भी, इनमें भी सबसे ज्यादा हमारी पवन ऊर्जा क्षमता कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और उसके बाद गुजरात में है। अच्छा, यहाँ पर साइड में देखिए एक एजेंसी है, इसे हाईलाइट कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मंच है। इसका काम क्या है, यह अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में उत्कृष्टता केंद्र और नीति, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय ज्ञान का भंडार है। मतलब अक्षय ऊर्जा को लेकर जो है पॉलिसीज बनाना, टेक्नोलॉजी जो यूज हो सकती है, ज्ञान इत्यादि के भंडार के तौर पर हम किसको देखते हैं, इरेना को। अच्छा, यह जैव ऊर्जा, भूतापीय, जल विद्युत ऊर्जा आदि सहित जो नवीकरणीय ऊर्जा है उनको अधिक से अधिक अपनाया जाए, इसको बढ़ावा देती है। क्या भारत इसका सदस्य है?
तो है। तो सिर्फ 3-4 पॉइंट ही याद रखने हैं। एक तो अंतर सरकारी तरह का संगठन है, ठीक है। दूसरा क्या है, किसके मेन केंद्र के रूप में, वित्त, ज्ञान, तकनीक सबके संदर्भ में, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाना, और भारत इसका सदस्य। सिंपल, ये 4 बातें याद रखनी है। ये एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन थी इसलिए दे दी गई है। हम बात कर रहे थे पवन ऊर्जा के बारे में। हमने देखा जब पवन के माध्यम से टरबाइन्स घूमती है तो गतिज ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इतना हमने देखा। हमने ये भी देखा कि हमारे जो मुख्यतः तटीय राज्य हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इत्यादि को छोड़कर, उनमें सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता, और उसमें भी हाईएस्ट पर कौन है, तमिलनाडु है। अब पवन ऊर्जा अपतटीय भी हो सकती है और तटीय भी हो सकती है। अपतटीय मतलब कि महासागरों में जो महाद्वीपीय मगन तट नहीं होते, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, वहां पर इन यूनिट्स को स्थापित किया जाता है। अब इसका लाभ क्या है, क्योंकि जो तेज गति है ना वायु की, वो कहाँ होती है, ज्यादा अपतटीय क्षेत्रों में होती है। लेकिन इसकी एक हानि भी है। हानि क्या है कि अपतटीय क्षेत्रों से इस्तेमाल तो हमें अंदर करना है ना, वहां तक पहुंचाने की लागत आती है। अच्छा, दूसरा है तटवर्ती। इसमें क्या है कि भूमि पर हम टरबाइन्स लगाते हैं और फिर जो है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब इसका भी एक लाभ है और एक हानि है। यहाँ पर जिस रेफरेंस में दिया गया, लाभ क्या है कि ये जो है खपत केंद्रों के पास ही रहती हैं, तो तुलनात्मक रूप से इनका पारेषण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाली जो लागत और जो नुकसान है वो कम हो जाता है। लेकिन अपतटीय क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर गति कम होती है। तो जितनी विद्युत यहाँ उत्पादित हो सकती है उसकी तुलना में यहाँ क्षमता कम होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भूमि का भी इस्तेमाल, और तो बहुत सारे कंसर्न है। पक्षियों के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल उसके पीछे चाहिए होता है। मैंने इसीलिए बोला था कि यहाँ जिस रेफरेंस में बात की गई है, तो यहाँ विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और कहाँ स्पीड कितनी है, सिर्फ 2 रेफरेंस में ही डिस्कस किया गया है। तो ये था पवन ऊर्जा के बारे में। अब वैश्विक स्तर पर हमने इरेना देखा था, उसी तरह से इरेडा है भारत में। वैश्विक स्तर पर हमने अभी एक एजेंसी देखी थी ना, उसी तरह की एजेंसी भारत में भी है। क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी था वैश्विक स्तर पर, और भारत में नाम है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। कौन से मंत्रालय के तहत है ये, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या ये वैधानिक तरह की संस्था है, ये इनके प्रशासनिक नियंत्रण में है बेसिकली, ठीक है। मिनी रत्न का इसको दर्जा दिया गया है। अच्छा, अब कुछ और फैक्ट्स भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, और स्टेटस क्या है इसका, सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी। अच्छा, क्यों गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये क्या करती है कि ऊर्जा दक्षता संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना, विकसित करना और विस्तार। तो मुख्य इसका कार्यक्षेत्र क्या है, वित्तीय सहायता। तो भारत में संस्था का नाम क्या है, इरेडा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। मंत्रालय कौन सा है, किस तरह की ये एक एजेंसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक कंपनी के रूप में ये है, और साथ ही काम क्या है, वित्तीय सहायता इसका मेन टारगेट है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, टाइडल एनर्जी। ज्वार भाटा का कंसेप्ट पता है, जल ऊपर उठता है और फिर नीचे चला जाता है, तो जल के इसी मूवमेंट से हम एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा वह ऊर्जा जिसका उत्पादन ज्वार भाटा के दौरान समुद्र के जल स्तर के बढ़ने और घटने की क्रिया से होता है, और यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। अब भारत में कहाँ ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता है, तो अंडरलाइन करेंगे, कच्छ, खंबात की खाड़ी सबसे पहले, फिर कच्छ, और इसके बाद पश्चिमी बंगाल का जो कुछ क्षेत्र है यहाँ पर भी देखने को मिलती है। बट एक्चुअल में हमारे यहाँ ज्वारीय ऊर्जा को लेकर ज़्यादा कुछ अभी हमने नहीं किया है, क्योंकि ना ही कुछ बहुत क्लियर पॉलिसी, और सबसे बड़ी बात है ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निवेश अच्छी खासी मात्रा में चाहिए। तो बस ज्वारीय ऊर्जा क्या है, कहाँ क्षमता है, ये आप देख लीजिए। क्रोनोलॉजी में पहले क्या दिया हुआ है, 7000
मेगावाट के साथ क्या है, खंबात की खाड़ी, और फिर कोमा है, फिर है कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200। तो पहले होगी खंबात और उसके बाद है कच्छ। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा, अच्छा जल से विद्युत कैसे बनती है? जल में, हाँ कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ये एनर्जी से रिलेटेड है, कोटेक। कोटेक, ओके हाँ हाँ, पूरा टर्म बोली, ओशियन थर्मल टेम्परेचर कुछ एनर्जी, वो एग्जैक्टली अभी पूरी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही, तो थोड़ी देर बाद मैं एक बार आपको बताती हूँ। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? इसमें गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा का लेकर टरबाइन्स को घुमाया जाता है और उससे विद्युत उत्पादन की जाती है। अब कई जगह ये कार्य ये बांध कर बनाकर किया जाता है, लेकिन जहां पर खुद ही पानी गिर रहा है वहां पर ज्यादा बांध की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब दो भागों में हम अपनी जल विद्युत परियोजनाओं को डिवाइड करते हैं, एक है वृहत और दूसरा है लघु। वृहत में कौन सी है? 25 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाली, और लघु में कौन सी है? या उससे 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली जो विद्युत परियोजनाएं वो होती हैं लघु में। अच्छा, इसमें बाकी तो सारी चीजें सिंपल है कि इतनी क्षमता है जो कभी पूछा नहीं जाएगा। ये बताया गया है कि वृहद जल परियोजनाओं को भी अब हमने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तहत शामिल कर दिया है। जो इसमें समझने का है वो ये है कि जो नई लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका अर्थ क्या है? आपने ये तो पढ़ा होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी परचेजिंग ऑब्लिगेशंस होती हैं। रिन्यूएबल स्रोतों से जो ऊर्जा बनती है उनको खरीदने के ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो डिस्कॉम्स वगैरह है ना जो वितरित करती हैं उनके लिए निर्धारित किया हुआ है। अब उतना डिटेल में नहीं जाना, बट निर्धारित है कि आपको जितना आप वितरित करते हो उसका एक निर्धारित हिस्सा उस ऊर्जा को खरीदने में जो है लगाना पड़ेगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा हो। इसका सिंपल सा कारण है कि कंपैरेटिवली रिन्यूएबल एनर्जी महंगी होती है, वहां से जो उत्पादित पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आता है। तो अगर हम डिस्कॉम्स के लिए कुछ चीजें मैंडेटरी नहीं करेंगे तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्राहक नहीं मिलेंगे। इसलिए डिस्कॉम्स को हमने मैंडेटरी किया है कि आपको कुछ ऊर्जा जो है कहाँ से खरीदनी पड़ेगी, वो ऊर्जा लेनी पड़ेगी जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बन रही है। इसी के लिए टर्म यूज होती है रिन्यूएबल परचेजिंग ऑब्लिगेशन, मतलब हमने उन पर ऑब्लिगेशन या अनिवार्यता लगाई हुई है। अब इसको दो भागों में बांटते हैं। एक अनिवार्यता है सौर को लेकर, जो सोलर एनर्जी है उसको लेकर, और सोलर एनर्जी के अलावा बाकी जितने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आते हैं उसके लिए दूसरी कैटेगरी बनाई है जिसे हम कहते हैं नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेजिंग ऑब्लिगेशन। तो ये सिंपल डिवीजन है, क्योंकि जो टारगेट्स है ना उसमें भी डिवीजन है कि इतना % आपको जो है सोलर एनर्जी से लेना पड़ेगा और इतना % जो नॉन सोलर और सारे रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत जो हैं उनसे लेना पड़ेगा। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, यही बताया गया है कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है ना, अगर इनसे बनी हुई विद्युत को खरीदती है डिस्कॉम्स तो वो किसके तहत आएगा, किस तरह के ऑब्लिगेशन के तहत आएगा? नॉन सोलर ऑब्लिगेशन के तहत आएगा। ठीक है। अब भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं सबसे ज्यादा लघु जल विद्युत क्षमता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। वर्तमान में क्षमता, ठीक है इसको आप छोड़ सकते हैं, इतना फैक्चुअल पूछा नहीं जाता। तो सिंपल यहाँ पर बड़ी और छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंपेयर करके बताया गया है। बायोमास ऊर्जा क्या है? बायोमास से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो क्या है? बायोमास एनर्जी। और बायोमास क्या क्या है? फीड स्टॉक, कल भी हमने देखा था ना, अपशिष्ट सामग्री, कृषि, इधर उधर के सब अपशिष्ट मिलकर क्या बनता है? बायोमास। ठीक है। अब कैसे कैसे बायोमास से एनर्जी बनती है, इसके तरीके हैं। कई तरीके आपने सुने होंगे, दहन सुना है, गैसीकरण सुना है, ठीक है, पायरोलिसिस सुना है। क्या है ये सारे? दहन में क्या होता है? ठीक है, दहन में क्या होता है? ऊष्मा निर्मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फीड स्टॉक है या फिर जो बायोमास है उसको ऑक्सीजन, ये सारे तरीके आप देखोगे किसी में टेम्परेचर अलग होता है, किसी में ऑक्सीजन उपस्थित होती, किसी में नहीं होती, किसी में
रेगुलेटेड होती है। ये जो अंतर है ये फिर आउटपुट को भी बदल देते हैं। तो दहन में क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है या बायोमास है उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। गैसीकरण क्या है, इसमें जो फीड स्टॉक है उसको सिनगैस कल बताई थी क्या है, 2+ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें ताप दाब और आंशिक तरह का दहन किया जाता है। अब अच्छा, इसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि ऑक्सीजन उपस्थित होती है या नहीं होती, होती है या नहीं होती गैसिफिकेशन में। कंट्रोल्ड दशाओं में बेसिकली हम इसमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उच्च तापमान और लगभग 500 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये संपादित होती है। इसके अलावा अवायवीय पाचन, जिसे जैव पाचन कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसमें ताप का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसमें क्या किया जा रहा है, जीवाणु जो हैं वो बायोगैस बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। और किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस सुनी होगी। इस प्रक्रिया से फाइनली ग्लूकोज को एथेनॉल या अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी ही प्रोसेस है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है, बायोमास से एनर्जी जनरेट की जा सकती है। जब ये सारे जो तरीके हैं ना, दहन, गैसीकरण और पायरोलिसिस, ये आपने वहां भी पढ़े होंगे जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, है ना, और एक हायरार्की बनाते हैं ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इस तरह की। क्या हम कहते हैं कि सबसे नीचे क्या है, लैंड फिलिंग, फिर सैनिटरी लैंड फिलिंग, फिर ये जो ऊपर वाले तरीके हैं जिसमें हम वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं उनकी बात करते हैं, फिर रिसाइकल, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना। तो ये सारे तरीके हम पढ़ते हैं ना, भस्मीकरण हम पढ़ते हैं, पायरोलिसिस हम पढ़ते हैं, ठीक है, गैसीकरण हम पढ़ते हैं। तो इनका सबका यही है कि अलग अलग मेथड से फाइनली हम क्या कर रहे हैं, बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, इनको देखना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बायोगैस संयंत्रों के लिए निम्नलिखित योजनाओं की शुरुआत की है। सबसे पहले नवीन राष्ट्रीय बायोमास और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, दूसरा है बायोगैस ऊर्जा ऑफ ग्रिड उत्पादन तथा तापीय ऊर्जा का अनुप्रयोग कार्यक्रम, और तीसरा है ये तो गोवर्धन, फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, कि जो गोबर या ठोस अपशिष्ट है उनका इस्तेमाल करना, कंपोस्ट, बायोगैस, जैव सीएनजी में परिवर्तित करना। अच्छा, इसमें से ठीक है, सिर्फ नाम ही काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर्पज आपको पता होना चाहिए। मुझे ये बताएंगे कि ऑफ ग्रिड क्या होता है। ग्रिड स्टोर किया जाता है ये अच्छा जवाब था। सी, आपने विद्युत लाइनें देखी होंगी, जहां उत्पादन हो रहा है वहां से ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स होती हैं। तो अगर कनेक्ट है तो वो पूरी ट्रांसमिशन लाइंस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसी के लिए टर्म यहाँ पर ग्रिड यूज होती है। तो अगर कोई उत्पादन क्षमता उनसे जुड़ी हुई है तो हम क्या कहेंगे, ऑन ग्रिड है ना। और अलग थलग छोटी छोटी उत्पादन क्षमताएं नहीं होती, हर कहीं तक ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर हमारा फैला हुआ थोड़ी ना है, तो उनको क्या कहते हैं हम, ऑफ ग्रिड। और जब बार बार आप नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते होंगे, इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक कंसर्न सबसे मेजर रहता है कि हम जो सोलर रूफटॉप प्लान करते हैं या छोटी छोटी नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को प्लान करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनकी ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, कि वहां से जो ऊर्जा उत्पादित हो रही है उसको हम हमारा जो पूरा नेटवर्क है उसमें कैसे इंक्लूड करें, क्योंकि हर छोटी छोटी जगह तक हमारी लाइंस नहीं जा सकती, ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं जा सकता। फिर एक सॉल्यूशन हम सुनते हैं बैटरीज, जिसमें लिथियम बैटरीज वगैरह सबकी चर्चा आपने सुनी होगी, कि अगर इस तरह की बैटरीज हम अच्छे से डेवलप कर पाएं तो हमारे यहाँ क्या हो पाएगा कि फिर वहां से जो एनर्जी जनरेट हो रही है हम उसे स्टोर कर पाएंगे और जहां यूज करना है वहां पर कर पाएंगे। तो इसीलिए टर्म ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड यूज होती है। जो ग्रिड से कनेक्टेड है दैट इज ऑन ग्रिड, और जो नहीं है वो क्या है, ऑफ ग्रिड।
हाँ, बेसिकली उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, नेटवर्क्स को बाधित किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें फाइनली कहाँ कितना ट्रांसमिशन, चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो चुका है ना, तो जहाँ ऑटोमेशन हो चुका है वहाँ पर साइबर थ्रेट रहेगा, और जितना ऑटोमेशन होता जाएगा उतना ही साइबर थ्रेट बढ़ जाएगा। जैव ईंधन क्या है? बायोफ्यूल काफी चर्चा में रहता है ना, क्या है? कोई भी ऐसा ईंधन जिसे बायोमास से प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाता है? जैव ईंधन कहलाता है। अब बायोमास पादप, शैवाल सामग्री इत्यादि सबका अपशिष्ट है, यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। जो जरूरी है वो ये क्लासिफिकेशन देखना है, फीडस्टॉक से या अपशिष्ट सामग्री सबसे जो ईंधन हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है? जैव ईंधन, ठीक है, जो बायोमास से प्राप्त होता है। अब इसका वर्गीकरण है, इसकी पीढ़ी है अलग अलग। फर्स्ट पीढ़ी में क्या आता है? फर्स्ट पीढ़ी में गेहूं, गन्ना, सोयाबीन आदि जो खाद्यान्न फसलें हैं, अगर इनका इस्तेमाल करके हम किसका बायोफ्यूल बनाएं, तो इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? आपको पता है, किण्वन अपघटन जैसी जो प्रक्रियाएं हैं उनका यूज करेंगे, और उनके माध्यम से हम किसका उत्पादन करेंगे? बायोफ्यूल का उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से अगर ये सारे जो खाद्यान्न पदार्थ हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है कि वहां से बायोफ्यूल बन पाए, अगर उनके किण्वन और अपघटन से हम बायोफ्यूल बना रहे हैं तो वो क्या आएगा? प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन। अब दूसरी पीढ़ी का जब आप सुनेंगे तो अंतर समझ पाएंगे। दूसरी पीढ़ी में हम जो गैर खाद्य फसलें हैं, या तो उनसे या खाद्य फसलों का जो बचा हुआ अपशिष्ट हिस्सा है उसका इस्तेमाल करके, और फिर वही सारी जो प्रक्रिया है यूज करते हुए अंत में बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो जो फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी जो है उसमें डिबेट क्या है? कि फर्स्ट पीढ़ी का सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? कि उसमें हम फूड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं जिससे फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। और अभी आप देखोगे कि इथेनॉल वगैरह हमारा बन रहा है, उसमें काफी सारा हिस्सा है, ठीक है, गन्ना मोलासेस भी यूज होता है, बट खाद्य जो प्रोडक्ट हैं उनका भी हिस्सा है। तो क्या टारगेट है कि हम यहाँ से ज्यादा यहाँ ट्रांसफर कर पाए। अच्छा, थर्ड क्या है और फोर्थ क्या है? थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही चीज को डील कर रहे हैं, जब शैवाल या अन्य सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। अच्छा, फोर्थ भी अगर शैवाल या सूक्ष्म जीव इत्यादि के बारे में ही है, तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर जो एट प्रेजेंट है हम उनकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो शैवाल और सूक्ष्म जीव है उनकी भी क्षमता हम बढ़ा दें, ताकि उनसे अधिक बायोफ्यूल हम प्राप्त कर पाएं। तो अगर चारों का क्लियर अंतर पूछा जाए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट जनरेशन में जो खाद्य पदार्थ हैं, सेकंड जनरेशन में जो अपशिष्ट या नॉन फूड आइटम है, थर्ड में शैवाल और सूक्ष्म जीव, और फोर्थ में भी शैवाल और सूक्ष्म जीव ही हैं, लेकिन वो जिनको हमने जेनेटिकली बेहतर आउटपुट के लिए मॉडिफाई कर दिया है। ये चारों में बेसिक सा डिफरेंस है। अब इसको लेकर हम अपनी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति भी लेकर आए थे 2018 में, जो काफी प्रचलित रही थी। क्या कहती है हमारी नीति? उद्देश्य क्या है कि अगर हमें ऊर्जा हेतु आयात पर निर्भरता को कम करना है तो जितने सारे अल्टरनेट हैं सबको तलाशना पड़ेगा, और अल्टरनेट में एक क्या है? बायोफ्यूल है। तो इसमें जैव एथेनॉल हम बनाएंगे, उन्नत जैव ईंधन। तो उन्नत जैव ईंधन में क्या है? जो अगली पीढ़ी वाले, फर्स्ट के बाद वाले, है ना, ये सारी चीजों पर बायो सीएनजी हम बनाएंगे। जो मेन है वो ये है कि हमारा टारगेट क्या था। बाकी तो अलग अलग रूप हैं, बायो सीएनजी, बायो एथेनॉल, जैव डीजल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल का हिस्सा कितना हम इंश्योर करेंगे? 20%, और डीजल में बायोडीजल का हिस्सा 5%। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो यही था। हाँ ठीक है, अगर ऐसा कोई अपडेशन है तो प्लीज़ आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा कि इसे 2030 की जगह 2025 कर दिया है, क्योंकि मैंने भी इस टारगेट को सर्च किया था, क्योंकि मुझे भी कहीं याद आ रहा था कि कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन मुझे जो फिर आर्टिकल मिले उसमें यही दिया हुआ था। अब एक स्कीम भी है, ये देखिए, प्रधानमंत्री जी वन
जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो ये जब प्रधानमंत्री जी 1 पढ़ें तो समझ जाना ये किससे जुड़ी हुई स्कीम है। ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं है इसके बारे में। भूतापीय ऊर्जा ये कैसे उत्पन्न होती है? गर्म झरने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भूमि की ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी की उपसतह से उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए किसका? भूमिगत जल स्रोतों में जो मौजूदा भाप है या गर्म जल के जो स्रोत सब हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तत्पश्चात भाप और गर्म जल का उपयोग करके विद्युत जनरेटर से जुड़े हुए टरबाइन, हर जगह हम लगभग टरबाइन ही घुमा रहे हैं, और फाइनली उससे ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अगर 25-26 है तो अपडेट आप उसे कर लेंगे। अब इसमें आप देखिए, ये मैप यहाँ पर सबसे जरूरी, इनको याद करने की कोशिश करना कि भारत में भूतापीय ऊर्जा वाले 7 क्षेत्र हैं। हिमालय, सोना, पश्चिमी तट, कैम्बे, सोना, नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख में पूगा घाटी है, सर्वाधिक संभावना वाला भूतापीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है पूगा, मणिकरण, ठीक है, ये सोना, जलगांव, उनाई, तुवा, गोदावरी, महानदी, ये हिमालय वाला है। ठीक है, तातापानी। तो इनको एक बार मैप को सही से देख लेना कि कौन सा लगभग कहाँ लोकेटेड है और कौन कौन से साइट्स हैं जिनमें हमारे यहाँ भूतापीय क्षमता देखने को मिली है। तो आप देखोगे कि तो मैक्सिमम सोना तो काफ़ी फेमस है। ठीक है, एक का नाम ही जलगांव तातापानी है, तो वो भी ज़्यादा याद रखने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी ना। तातापानी क्या होता है? गर्म पानी। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा सा जो 2-3 थोड़े डिफिकल्ट हैं उनको भी, वेस्ट कोस्ट में भी है ये उनाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको जो है याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि जो पोटेंशियल है, अब सबको पता है भूतापीय ऊर्जा कहाँ है ना। अगला क्वेश्चन जो बनने की पोटेंशियल है वो क्या है? या तो कोई स्कीम या फिर कहाँ कहाँ क्षमता है, यहीं से बन सकता है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? हाइब्रिड क्या होता है? 2 चीजों को जब हम मिला दें, उनका संयुक्त वर्जन जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि नवीकरणीय ऊर्जा के 2 स्रोतों को जब हम एक साथ मिलाकर इस तरह से पूरी व्यवस्था बनाएं कि उत्पादन अधिकतम हो और अन्य लाभ भी मिल पाए, तो इसे हम क्या कहेंगे कि हम हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में काम कर रहे हैं। अभी जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ फोकस किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है? पवन और सौर ऊर्जा की, दोनों की यूनिट्स को हम साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होगा? क्यों हम पवन और सौर ऊर्जा को लेकर हाइब्रिड नीति सबसे पहले लेकर आए हैं? बेसिकली जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेगुलरिटी। हर तरह की ऊर्जा हर समय में उपलब्ध नहीं रह पाती है, तो इस चीज का लाभ उठाया जाएगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है विद्युत कब अधिकतम उत्पन्न होती है? दिन के समय में। पवन ऊर्जा सक्रिय होती है शाम के समय में अधिक, जब पवन तेज चलती है। तो यहाँ पर ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से जिन क्षेत्रों को विद्युत जा रही है वहां पर विद्युत की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। तो इस तरह से हम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं कि कैसे दोनों हाइब्रिड मोड में काम कर पाए। तो यही बताया गया कि 2 या 2 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अगर हम सम्मिलित करते हैं और इस ढंग से संयोजित किया जाता है कि स्थानीय भार या ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करने में आपस में संयोजित उपयुक्त ऊर्जा स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के साथ एक कुशल प्रणाली को तैयार किया जाए। मोटा मोटा अर्थ है कि इफेक्टिवली विद्युत जो है पहुंच पाए, इस चीज को हम एंश्योर करते हैं। जी, हाइड्रोजन के लिए हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना। अभी हम एक बार हाइड्रोजन पर आते हैं, वो देखा जाएगा कि कहाँ पर किस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है। हाइड्रोजन तो आप देखोगे कि पूरा अलग प्रोसेस होती है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे उसका उत्पादन होता है और कैसे हम हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि हर हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन नहीं होती है। तो इस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। ये अभी आ ही गया। अगला हरित जो हाइड्रोजन ऊर्जा ही है,
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति को अंतिम रूप दिया है। उद्देश्य क्या है, एक बार ये देख लीजिए। बड़े ग्रिड से जुड़े पवन और सोलर जो फोटोवोल्टिक हाइब्रिड को बढ़ावा देने के लिए ढांचा तैयार करना, पारेषण अवसंरचना और भूमि का इष्टतम उपयोग करना और नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम किया जा सके। वही था ना कि कभी ज्यादा होती कभी कम, अगर दो स्रोत हैं तो कंपैरेटिवली स्थायी रहेगा। इस नीति का लक्ष्य पवन और सौर फोटोवोल्टिक संयंत्रों के संयुक्त संचालन को शामिल करते हुए नए जो तकनीक हो सकती हैं, तरीके हो सकते हैं जिनसे उत्पादन अधिक से अधिक हो, उनको एक्सप्लोर करना है। तो यही सिंपल सी बात है। चलिए, हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस सुना है, जिससे हम क्या करते हैं, बेसिकली जल और हाइड्रोजन को अलग करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिससे फाइनल क्या बनता है, हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। यहीं ऊपर ये सारी चीजें यहीं पर बताई गई है। अच्छा, अब इसके बाद जो हम हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं उसमें, जैसा आपने पूछा, आज के समय में हम हरित हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो क्या डिफरेंस है, अलग अलग तरह की हाइड्रोजन होती हैं, किस ढंग से हम हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि हम हाइड्रोजन को क्या कहेंगे। तो हरित जब हाइड्रोजन आप सुने तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उसका सिंपल सा अर्थ है कि देखिए, हमने अगर हाइड्रोजन के उत्पादन में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो अगर ऊर्जा के लिए हमने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया है और फिर जो हाइड्रोजन उत्पादित हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, हरित हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हरित हाइड्रोजन में कुछ और अलग नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि किस तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए हमने विकास किया है। ठीक है, हाइड्रोजन का। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। कैसे की जाती है, एसएमआर प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस को एक उत्प्रेरक के उपस्थिति में अत्यधिक गर्म भाप के साथ मिश्रित किया जाता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो हाइड्रोजन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, और इसमें प्रमुख कौन है, मीथेन। ग्रे हाइड्रोजन सिंपल, जिस हाइड्रोजन के उत्पादन में हम इस विधि का यूज नहीं कर रहे, इस विधि का यूज नहीं कर रहे, यानी जीवाश्म ईंधनों का प्रत्यक्ष तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर जो हाइड्रोजन का उत्पादन हो रहा है हम क्या कहेंगे। अब आपने समझा कि हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे हो रहा है, जो कि सबसे ऊपर बताया गया था। जब हाइड्रोजन गैस को वायु या ईंधन सेल में दहन होता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैर प्रदूषणकारी जल वाष्प निर्मुक्त करती है और ईंधन सेल हाइड्रोजन को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देता है। प्रोसेस हमें पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसे कहते हैं। अब जो आपका प्रश्न था, अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या मतलब हाइब्रिड में हम हाइड्रोजन ऊर्जा को भी इंक्लूड कर सकते हैं? लेकिन आप देखोगे कि फिर इसमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा सा क्लोज एटमॉस्फेयर तरह की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम संपादित कर रहे हैं, जहां से हम हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर चीज में क्या है, देखो हम इनिशियली क्यों सिर्फ सोलर और पवन को लेकर आए, क्यों? क्योंकि उनमें हमने पूरा अध्ययन किया कि कैसे एक दूसरे से म्यूचुअली वो बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है। किसी को भी हम रैंडमली उठाकर नहीं डाल सकते कि हाँ चलो इन तीन चीजों को मिक्स कर दिया। हम देखेंगे कि किसका क्या डिमेरिट है, किसका क्या मेरिट है, उसके आधार पर हम प्लान करेंगे। जहां तक बात है हाइड्रोजन ऊर्जा, इसको लेकर अभी हम बहुत ही इनिशियल लेवल पर हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऊर्जा के संदर्भ में हम और फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएं, क्योंकि इसको ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जा रहा है और ये तक क्लेम किया जा रहा है कि अगर इससे ऊर्जा का उत्पादन हो गया तो जीवाश्म ईंधनों पर हमें निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये क्लेम है। इन शॉर्ट हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम कितना क्या कुछ अचीव
कर पाते हैं। तो अगर इसको लेकर इतना बड़ा अनुमान है तो ये कोई छोटा सा स्रोत तो है नहीं, तो इसके माध्यम से अगर हम करेंगे तो इसको तो ज़्यादा मिक्स एंड मैच करने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने आप में स्टैंड अलोन बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। और जब तक नहीं हो रहा, जब तक चीज़ें अंडर रिसर्च और डेवलपमेंट में हैं, तो मैं कहूँगी कि अभी हाइड्रोजन को लेकर हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। अगर होती हैं क्लियर, हमें लगता है कि किसी नवीकरणीय मेथड के साथ उतनी उत्पादन क्षमता नहीं है, किसी के साथ मिक्स एंड मैच हो सकता है, तो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के तहत है। कोई और कुछ जानता है तो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। जी बताइए। बताया गया था कि इसको हाइब्रिड मॉडल को कैसे यूज किया जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसमें सौर ऊर्जा का जो उपयोग है, जो से कि उसमें कोई विद्युत, कोई और तरीके से विद्युत उत्पादन से उसको किया जाता। समझ गई मैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंपल साइज का मिक्स हम ऐसे कर सकते हैं कि वहां से जो ऊर्जा उत्पादित हो रही है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी हुई या फिर विंड एनर्जी, तो वो तो हरित हाइड्रोजन है ही, कि वहां से उत्पादित जो ऊर्जा है उससे हम हाइड्रोजन का उत्पादन कर लें। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। उनके पास अगर हाइड्रोजन उत्पादन की सारी व्यवस्था कर दे, वहां से जो विद्युत यूज होगी वो हाइड्रोजन उत्पादन में इस्तेमाल हो जाएगी, और उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे हरित हाइड्रोजन। यही आपने पढ़ा होगा। तो ये तो हरित हाइड्रोजन का कंसेप्ट है ही, कि उनका यूज करके हम हरित हाइड्रोजन बनाए। लेकिन अगर इस तरह से हम देखें ना कि तीनों से कोई भी दो चीज़ें हम मिक्स करें, वहाँ से विद्युत उत्पादन हो रही, फिर हम उसको ग्रिड तक पहुँचाएं, आगे पहुँचाएं, मैंने उस डेवलपमेंट को लेकर बताया था। बाकी ये तो हरित हाइड्रोजन का कंसेप्ट ही है। और ये तो बहुत अच्छी बात जो आपने बताई कि अगर हम ऐसे ही पास में क्रिएट कर दे तो वहाँ से जो विद्युत उत्पादन होगी उसको हम हाइड्रोजन उत्पादन में यूज कर सकते हैं, तो जिससे हरित हाइड्रोजन बनती है। ईंधन सेल क्या होता है? ईंधन सेल, बैटरीज सब इस कैटेगरी में आती है। इसमें हम करते क्या है, इनमें क्या क्षमता होती है? सेल, बैटरीज सब में केमिकल एनर्जी को वो सीधा विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं। और आज के समय में ये पूरा जो है, आगे मैं दिखाती हूँ एक टर्म आपको, ये उन्नत रसायन सेल, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी, और ये अत्यधिक चर्चा में भी है। एक तो हमारे परंपरागत सेल हैं, लेकिन उनकी स्टोरेज क्षमता, इधर से उधर उनको पहुंचाना, ये सब कम है। अब उन सेल्स का हम इलेक्ट्रिक वाहनों में ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी स्टोरेज ही नहीं है ना। ऑफ ग्रिड अगर कहीं विद्युत उत्पादन हुआ तो कुछ समय पहले मैंने क्या बताया, तो उसको हम लेकर आ पाए, है ना, स्टोर करके, वो सब क्षमता नहीं है। तो आज हम किस पर काम कर रहे हैं? उन्नत रसायन सेल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये विद्युत रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और हमारा उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है। ठीक है, एक और टर्म है इसमें ऊपर, माइक्रोबियल ईंधन सेल। ये क्या होते हैं? देखिए, माइक्रोबियल ईंधन सेल एक जैव इलेक्ट्रो रासायनिक उपकरण है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का हम यूज करते हैं, और कार्बनिक पदार्थों को सीधे विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर पाए, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। कि सूक्ष्म जीवों का यूज हुआ तो जो कार्बनिक पदार्थ है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो इस तरह की जो तकनीक है उस पर काम करने वाले ईंधन सेल को माइक्रोबियल ईंधन सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे नाम भी इंगित कर रहा है कि सूक्ष्म जीव क्रिया के माध्यम से इसमें जो है हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। छोटे स्तर पर गोबर गैस के जैसा कुछ? हाँ, टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये जो है स्पेसिफिकली सेल संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। रिपीट करेंगे आप? सेल्स में जो ऊर्जा होती है, कोई मान लीजिए कोई सूक्ष्म जीव है, उसमें सेल्स में कोई ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा बंध टूटता है, वहां से जो ऊर्जा एनर्जी निकलती है उसको स्टोरेज करके उसको बनाया। हाँ, तो यही इसमें लिखा भी गया है ना कि बेसिकली, अच्छा ऊपर चला गया, कि इसमें जो सूक्ष्म जीव प्रक्रिया है उसके इस्तेमाल से जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नहीं नहीं नहीं,
करने के बाद नहीं, ऊर्जा उत्पादन के लिए ही सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रोसेस में ही, जिससे ऊर्जा उत्पादन हो। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। क्या करते हैं हम इसमें? अच्छा, इससे ऊपर एक और हेडिंग था, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, दोनों में क्या अंतर है? जी बताइए, रिपीट करना। ऊर्जा को संरक्षित करना और एक ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाना, मतलब ठीक है, ठीक है। उसकी देखिए सिंपल क्या है, ऊर्जा दक्षता क्या है? ये जब प्राप्त होती है जब हम किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऊर्जा की तीव्रता को कम कर पाए, है ना। यानी कुछ भी हमें बनाना है तो उसमें कितनी एनर्जी हम पहले यूज कर रहे थे, उसकी तुलना में कम एनर्जी हम यूज करें, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊर्जा की तीव्रता कम हो गई। तो हमने क्या अटेन कर ली? ऊर्जा दक्षता, है ना। एनर्जी एफिशिएंट हम हो गए कि उसी चीज को बनाने में पहले जहां ज्यादा एनर्जी हम यूज कर रहे थे अब हम कम करेंगे। जैसे कि अगर हम एसी की बात करें तो एसी या एयर कंडीशनर पहले कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, अब हमने इस तरह की पूरी प्रोसेस डेवलप कर ली जिससे कंपैरेटिवली वो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? हमने एनर्जी एफिशिएंसी हासिल कर ली। हाँ, संरक्षण जो है, देखिए दोनों चीजें बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा सा अंतर है कि संरक्षण में हम व्यवहार या आदतों के चलते जो हम ऊर्जा की बचत करते हैं उस पर ज्यादा फोकस होता है। व्यवहार के और आदतों में क्या है कि हम जहां जरूरत नहीं है वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या अन्य ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप कमरे में नहीं हो तो पंखे स्विच सब बंद कर दो। तो स्पेसिफिकली जहां हम डिफरेंस देखते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ऊर्जा की खपत में अगर हम कमी कर रहे हैं तो क्या हो गया? ऊर्जा संरक्षण। और यहाँ पर फाइनली हो तो यहाँ पर भी खपत ही कम रही है, लेकिन तरीका क्या है कि यहाँ पर हम प्रक्रियाओं वगैरह को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि ऊर्जा की जो तीव्रता है या बनाने में जो ऊर्जा इस्तेमाल होती है वो कम हो जाए। तो ये कंप्लीटली फार अपार्ट नहीं है एक दूसरे से, बट मोटा मोटा यहाँ पर फोकस होता है कि कैसे एनर्जी एफिशिएंट जो हम कर रहे हैं वो करें, लेकिन उसमें एनर्जी कम यूज हो, और इसमें हम जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दें ताकि ऊर्जा बचे, और जहां हम कुछ नहीं कर रहे वहां पर एटलीस्ट ऊर्जा का संरक्षण कर लें। तो ये व्यवहारात्मक पहलू है, उस पर कंपैरेटिवली अधिक बल देता है। बाकी तो ब्रॉडर टर्म तो ऊर्जा का संरक्षण हो ही रहा है। अब ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले क्या है? कौन सा अधिनियम है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ये पूरा संस्थागत ढांचा हमें देता है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। अब 5 प्रमुख प्रावधान है इसमें। ये एक्ट सदैव जरूरी रहते हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान देना, उपकरणों का मानक और लेबलिंग, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना और ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना। तो यही सारी चीज जो है इसके द्वारा की गई है। अच्छा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इनको क्या क्या कार्य दिए गए हैं? ये किस तरह का निकाय है? स्टैट्यूटरी, क्योंकि अधिनियम के माध्यम से अभी हमने देखा इसकी स्थापना की गई है, तो ये क्या है? वैधानिक तरह का निकाय है। अच्छा, ये क्या क्या करता है? ऊर्जा तीव्रता को घटाने का टारगेट है इसके पास। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत जो अन्य कार्य इसको सौंपे गए हैं उनको भी ये निष्पादित करता है। स्टार रेटिंग, आपको पता होगा, स्टार लेबलिंग योजना है ना, स्टार रेटिंग देते हैं। जैसे 5 स्टार एसी है, 4 स्टार एसी है, तो मतलब उतना ही, जितना ज्यादा रेटिंग है उतना ही एनर्जी एफिशिएंट है। तो ये भी कौन देखता है? अगर पूछा जाए कि ये जो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है किसके द्वारा देखा जाता है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या सभी इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए हमने स्टार लेबलिंग को जो है अनिवार्य किया हुआ है? नहीं। एक बार आप लोग लिस्ट देख लेंगे, कुछ आइटम्स है जिनके लिए हमने इसे अनिवार्य किया है। ये RAC क्या है? रेजिडेंशियल एयर कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा LED लैंप हो गए, रंगीन टीवी हो गए, इलेक्ट्रिक गीजर इत्यादि हो गए। तो इन सभी कुछ एग्जाम्पल हैं, एक बार आप लोग लिस्ट देख लेना खोलकर। आवासीय,
एसी मतलब एयर कंडीशनर। हाँ बिल्कुल, जो अगर लेबलिंग को लेकर कोई भी टारगेट है ना, ठीक है, स्टार लेबलिंग को लेकर, तो वो इसी के तहत डील हो रहा है, बीई के तहत ही डील हो रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रतिवर्ष ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से विद्युत मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो कभी पूछा जाए कौन सा मंत्रालय, कौन सा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण के लिए है, ये तो याद रह जाएगा। अच्छा, कल पैट भी बताया गया था ना, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, किसके तहत था? कौन देखता है उसको? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी था। मिशन क्या था? नेशनल मिशन और एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप देखिए, ऊर्जा दक्षता संभावना का पता लगाना, इसको लेकर भी बीईई ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संभावना का पता लगाना। उसमें यही सारी चीजें हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए हैं ये जरा देखना। आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, क्या है ये? इस तरह की संहिता का उद्देश्य क्या होता है? आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता का मतलब क्या है? हाँ, कि बेसिकली भवनों का निर्माण किस ढंग से हो कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, और एनर्जी एफिशिएंट हो और एनर्जी कंजर्वेशन कर पाए। कैसे करेंगे? आप एक तरह तो घर ऐसा बना रहे हो कि चारों तरफ दीवार है, कहीं पर प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था नहीं है, प्राकृतिक तौर पर हवा आने की व्यवस्था नहीं है। अगर इस तरह के घर बना रहे हो तो संभावना क्या है कि फिर हर चीज के लिए किसका इस्तेमाल होगा? लाइट का, जैसा कि हम करते भी हैं दिल्ली में, क्योंकि कोई वेंटिलेशन या प्रॉपर सनलाइट की ज्यादा व्यवस्था नहीं होती। जब हम कमरों में रहते हैं तो ये भी नहीं पता चलता कि दिन चल रहा है या रात चल रही है ना। तो यही है कि बी ने आवासीय भवन ऊर्जा संरक्षण संहिता के विकास के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि दीर्घकाल में जो है विद्युत खपत को हम कम कर पाए। और इसमें जो है आप देखोगे किस तरह के भवन अभी इसके तहत कवर किए जा रहे हैं। यह संहिता ऐसे आवासीय भवन परियोजनाओं पर लागू होती है जो 2500 वर्ग मीटर या इससे अधिक भूखंड पर निर्मित है। ठीक है, वाणिज्यिक भवनों के लिए भी इसी तरह की एक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है। ये भी मोटा मोटा पर्पज इसका भी सेम है। किस तरह के जो है वाणिज्यिक भवनों पर ये भवन संहिता जो है वो लागू होगी? तो ऐसे वाणिज्यिक भवन जिन पर 100 किलोवाट या उससे अधिक ऊर्जा का भार है। यहाँ तो लैंड ओनर आप लोगों को बिल देते नहीं होंगे, लेकिन बिल देखोगे तो उसमें होता है ना कि कितना किलोवाट का आपका जो है लोड सेंशन है। तो ये वही है कि जहाँ सेंशन लोड आपका 100 किलोवाट या इससे अधिक हो, तो उस तरह के व्यवसायिक भवनों के लिए। अच्छा, ऊर्जा दक्षता लेबल भी दिया जाता है। और फिर आ गया स्टार रेटिंग प्रोग्राम, जिसमें व्यवसायिक भवनों को स्टार रेटिंग भी दी जाती है कि कौन कितना एनर्जी एफिशिएंट है इसके आधार पर। और कौन से मंत्रालय के द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ये देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 8 मिशन थे। उनमें से एक क्या था? बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये NAPCC के तहत है। उद्देश्य अनुकूल और नियमित व्यवस्था सृजित करके ऊर्जा दक्षता बाजार को सशक्त बनाना है। अच्छा, इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो BEE तो है ही, EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। क्या है ये? आप देखोगे कि बहुत सारी एजेंसीज का, कंपनीज का मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर, आई थिंक 4, जिसमें NTPC एक है और एक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का नाम आपने सुना है, REC। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में और अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये भी जरूरी है। अब जो मिशन था उसके तहत हमने 4 पहले शुरू की हैं। कौन कौन सी है ये सारी देखिए। अभी पैट बताया था, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ठीक है,
मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, अभिनव उपायों के माध्यम से कुछ चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है और ऊर्जा कुशल उपकरणों को जो है उनका उत्पादन है उनको किफ़ायती बनाना, यही सारी चीज, जैसे कि बचत लैंप योजना, अति दक्ष उत्पादन। तो मोटा मोटा क्या समझ में आया? ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपांतरण, तो मतलब बाजार में ऐसी चीजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जैसे कि बचत लैंप योजना या अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम। तीसरा क्या है? ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंत्र, तो ये तो समझ में आ रहा है, वित्तपोषण को लेकर है। ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास की रूपरेखा, इसमें क्या है जरा पढ़िए। जोखिम शमन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता हेतु वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए राजकोषीय उपकरण विकसित करना है ना, कि वित्त पोषण का लाभ जब हम कुछ ऐसा फिस्कल स्पेस देंगे, कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे तभी तो वित्त उपलब्ध होगा। तो ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि, ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए वेंचर कैपिटल फंड, तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना जहाँ से वित्त आ पाए। तो ये 4 तरह के इनिशिएटिव हैं जो नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के तहत हम चला रहे हैं। अच्छा, एनर्जी कंज्यूम करने वाला एक बड़ा क्षेत्र है परिवहन क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र आप देखोगे कि कुल ऊर्जा उपभोग का अराउंड 20% किसके द्वारा यूज किया जा रहा है? परिवहन क्षेत्र के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम कुछ स्टेप्स उठाएं तो कमी हो सकती है। इसमें भी CO2 उत्सर्जन में अकेले सड़क क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। इतना डिटेल फैक्ट पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ आइडिया रखो, ठीक है। अब ये देखिए, हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादक एवं निर्यात देशों ने ओपेक प्लस जो है समझौता किया। ओपेक प्लस क्या है? एक्चुअली इनके पास पेट्रोल है तो ये बार बार खुश होते रहते और समझौता करते रहते कि हम उत्पादन को बढ़ा देंगे, घटा देंगे, कर्टेलिंग करेंगे। तो वही है जिसके तहत कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का निर्णय लिया गया। और ये क्यों लिया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य में अस्थिरता है। अब भारत चिंता में आ जाता है, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर हैं। अगर ये उत्पादन घटाने का निर्णय ले रहे हैं तो मतलब प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। अराउंड 80% जो हमारी पेट्रोलियम डिमांड है वो हम किसके माध्यम से पूरी करते हैं? आयात के माध्यम से पूरी करते हैं। अब ये भी एक अच्छी जानकारी है यहाँ पर, जिसे लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। क्या है लिथियम ट्रायंगल? जहां से लिथियम मिलता है, जिसमें कौन कौन है प्रमुख? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली और पेरू। सबसे ज्यादा अर्जेंटीना, और उसके बाद आप देखोगे कि लगभग बोलिविया और चिली का हिस्सा बराबर है। अच्छा, क्यों लिथियम जरूरी है? क्योंकि लिथियम है जो 2 चीजों को, भारत में 2-3 चीजों को पॉसिबल बना सकता है, जिसमें से एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन। क्योंकि अगर इस तरह की लिथियम बैटरी होंगी, ये एडवांस लेवल की बैटरीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रख पाती हैं। तो अगर ई मोबिलिटी को हमें पॉसिबल बनाना है तो इस तरह की बैटरीज की संरचना हमारे पास हो। और दूसरा क्या है? ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी की मैं बात कर रही थी ना, अगर वहाँ से उत्पादित ऊर्जा को स्टोर करके हमें जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ तक लाना है तो ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अवस्थानांतरण में तेल आयात में कटौती करने में मदद मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में स्थानीय वायु के प्रदूषकों का शून्य, अगर हम इन बैटरीज का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बहुत ज़्यादा शहरों में भी यूज होंगे तो यहाँ पर जो पोल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम है उससे भी हमें निजात मिल जाएगा। तो यही सारे डायमेंशन हमें यहाँ पर दिए गए। अच्छा, ये देखिए भारत की चिंताएं। भारत के लिए जरूरी है कि वो लिथियम बैटरी उत्पादन क्षमता को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि स्रोत जहां भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी लिथियम आयन बैटरियों का उत्पादन कौन कर रहा है? चीन। क्या हमारे लिए रणनीतिक तौर पर ये सही है कि हम चीन पर निर्भर करें? नहीं। इसलिए हमें जो है अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल मिनरल, तो उनकी भी लिस्ट हमने आइडेंटिफाई की है, तो उसमें से लिथियम भी एक है। साथ ही हमें अगर ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ना है तो हमारे पास चार्जिंग अवसंरचना भी होनी चाहिए। और साथ ही जब सारी चीजें हमारे यहाँ होंगी तब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ेगी, जो अभी हमारे यहाँ
बहुत कम है, वही यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी स्कीम लेकर आए हैं? राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। अब इसी में आपने सुना होगा कि बाद में हम और भी टारगेट लेकर आए थे, मेजर हमारा यही प्लान था। इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण, लोग तेजी से उनको स्वीकार करें, है ना, उत्पादन लोग तेजी से स्वीकार करें, हर एक फ्रंट पर हमें काम करना था। इसी के तहत 2020 में फेम हम लेकर आए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि और तेजी से इनकी मैन्युफैक्चरिंग और लोग इनको स्वीकार करें। क्योंकि एक प्रॉब्लम है ना, अभी भी आप देखो कि घर में अगर कोई कार खरीदने का डिसीजन लेता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिस्ट हमारी जो है प्रायोरिटी में होते हैं, और गांव जो है उनमें तो अभी कोई कंसेप्ट ही नहीं है लोगों के पास उनको खरीदने का। शहरों में फिर भी लोग कंसिडर कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक सिटीज। एक्चुअली वो दूसरे रीजंस हैं, है ना। और जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, तो बिल्कुल स्कूटी वगैरह है, लेकिन जब हम 4 व्हीकल्स की बात करते हैं ना, तो मेन कंसिडरेशन इस पर आता है। क्योंकि स्कूटी की डिमांड क्या है कि यहाँ से उस गली मोहल्ले में जाकर कोई काम था करके आ गए, मोटा छोटी यात्राओं के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका सब्स्टिट्यूट तो साइकिल भी हो सकता था। लेकिन जब हम बड़े स्तर पर देखते हैं ना, तो जब गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया जाता है तो बहुत सारी कंसिडरेशंस वहाँ पर देखी जाती है। क्योंकि आपको लंबी दूरी तय करनी है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर से रिचार्ज होने में लंबा टाइम लगता है, प्लस जहां आप जा रहे हो क्या वहां पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जो चुनाव है उसको बाधित करती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूटीज तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपने कंपैरिजन किया कि शहरों में नहीं है, शहरों में भी इलेक्ट्रिक स्कूटीज का तो इस्तेमाल हो रहा है। हाँ अच्छा, एक कारण और भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। हाँ, उस पे कॉस्ट भी जो है बाकी व्हीकल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ मास कौन है जो ये 7-8 लाख से 10-12-14 लाख तक की गाड़ियाँ खरीदता है? मिडिल क्लास। अब उनके लिए आगे बढ़ने वाला 1 से 2 लाख बहुत क्रिटिकल होता है। तो वो क्या सोचते हैं कि एनवायरनमेंट साइड में जो हमारे लिए वायबल है, देखो प्रैक्टिकल मैं बात बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है ना। तो बहुत सारी कंसिडरेशन एक साथ काम करती, बट हाँ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। ये देखिए बैटरी को लेकर परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन, जो थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एडवांस तरह की जो है बैटरीज पर हमें काम करना है। अब इसमें देखिए यह मिशन चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम में सहायता और उनका कार्यान्वयन करेगा। अब ये जो PMP मतलब फेज मैनर में प्रोडक्शन, भारत में वृहद स्तर पर निर्यात प्रतिस्पर्धी एकीकृत बैटरियों और सेल के निर्माण हेतु गीगा संयंत्रों के लिए 5 वर्षों के लिए मान्य होगा। तो इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। बाकी मेक इन इंडिया रणनीति को यहाँ पर अपनाया गया ना कि हम भारत में बनाएं, हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं। अच्छा इतना ही नहीं, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाने हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना दिशा निर्देश एवं मानक भी जो हैं वो हमारे द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि देश भर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का हम विकास कर पाएं। अच्छा ये इंफॉर्मेशन जरूरी है लास्ट वाली, विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर चार्जिंग अवसंरचना का विकास एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को केंद्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है। तो अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी उठती है, पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कौन एक्टिव है? BEE। अच्छा ऊर्जा दक्षता का कृषि में भी कोई रोल है? क्योंकि कृषि में भी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, तो जहां परिवहन सेक्टर जरूरी है वहां पर कृषि भी जरूरी है ना। अब इसको लेकर हमने क्या किया है, संधारणीय कृषि हेतु हमारा राष्ट्रीय मिशन है 2014-15 से हमारे यहाँ संचालित है। इसमें क्या है, खेत पर जल प्रबंधन। ये जल प्रबंधन कैसे ऊर्जा को बचाएगा? क्योंकि कम सिंचाई करेंगे
तो कम ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। चलता हुआ, हाँ हाँ, अभी तो फिर भी थोड़ी स्थिति ठीक हुई है क्योंकि जल स्तर नीचे गिर रहा है ना। कुएं भी अगर लोग खोद रहे हैं तो उसमें भी आसानी से जल नहीं मिल पा रहा, तो उसके चलते फिर भी हर जगह जल नहीं मिल रहा है, तो कुछ लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं। भूमिगत जल का जब हम स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं, उन क्षेत्रों की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर भी स्थिति ठीक है। पहले तो जो एक्चुअल में यही है कि खेत में आपने पाइप लगाया, छोड़ दिया, पूरा खेत जो है वो फ्लडेड तरह का हो गया। जी हाँ, तो थोड़ी देर पहले बताया था ना, जल इस्तेमाल दिशा निर्देश कृषि के लिए क्या है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? नहीं है। अब दूसरा है वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब इसमें क्या है? यह कार्यक्रम उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर बल देता है कि जो वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं उनका हम विकास करें। तो अगर सही से जल का इस्तेमाल यहाँ पर होता है तो यहाँ पर भी जल के लिए इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की डिमांड कम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, इसमें क्या है? एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हम करें या ओवरऑल मृदा के स्वास्थ्य पर हम ध्यान दें तो इससे क्या फायदा होगा ऊर्जा को? ऊर्जा दक्षता कैसे होगी? ठीक है, सिंचाई एक हो गया, बाकी अगर नहीं है तो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके प्रोडक्शन में किसका इस्तेमाल हो रहा है? ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर दोनों पर ही काम करें तो यहाँ से भी एनर्जी एफिशिएंसी आ सकती है। सोलर पंप वगैरह का मिशन जो हम लेकर आए थे, सोलर पंप को लेकर, वो भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस QRM में दी गई थी। धन्यवाद आप सभी का।